आप सभी को नमस्कार दोस्तों एवं आप सभी का अपने परिवार टॉप ज्ञानी में स्वागत है। बताइए आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आइए आज हम सभी अपने क्लासेस की नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। यानी हम लोगों ने वॉइस की शुरुआत की थी और हम लोगों ने लगभग तीसरी क्लास तक हम लोगों ने इसकी पढ़ाई की है। मीन्स थर्ड क्लास तक हम लोगों ने इसकी क्लास कर ली है। ये आपकी चौथी क्लास है, मीन्स आपका ये फोर्थ क्लास है। तो आइए हम सभी उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि आपका 2 दिन कोई दिक्कत से आप सभी का एब्सेंट रह गया, तो आप बस आप सभी घर में रिवाइज कर रहे होंगे चीजों को जो आप सभी को पढ़ाया गया होगा। तो आइए आज हम सभी उसके आगे पढ़ाई करते हैं। यानी उससे पहले 1-2 क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो आप पिछले क्लासेस में कर चुके थे। तो आइए आप उस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप रिवाइज किए भी हो या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस आखिर हमारे पास है क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। हु हेल्प्ड अंकित। तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ही चर्चा किया था कि कभी भी जब हु से कोई भी हु से जब कोई सेंटेंस बने तो उसका पैसिव हम सभी कैसे बनाते हैं, आप ये देखे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हमने देखा था कि अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ये हु है तो ये कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है तो ये हमसे नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप यहाँ पे सीधा ही या सी लिख दो। कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी आप नाम भी ले सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे हमने लिखा सी, ओके, हमने लिखा सी हेल्प्ड अंकित, आपको यही रूल बताया गया था कहीं ना कहीं, आपको यही तरीके भी बताए गए थे कहीं ना कहीं। देखिए ध्यान से, सी हेल्प्ड अंकित। तो फर्स्टली मैंने कहा था कि यदि आपको दिक्कतें आ रही है हु में, यानी हु जब है आपके पास तो दिक्कतें आ रही है, तो आप क्या कीजिए कि आप इसे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं। तो आप क्या कर रहे थे वहां पे, हमने लिखा था कहीं ना कहीं ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, आपने कहा कि हाँ पास्ट टेंस में तो है, तो पास्ट टेंस का हम सभी पैसिव कैसे बनाते थे, यानी ये V2 फॉर्म है। तो जब भी पास्ट टेंस की बात की जाए तो हम सभी क्या करते थे, वॉज या वेयर प्लस थर्ड फॉर्म हम लोगों ने वहां पे लिखना सीखा था। तो आप क्या करोगे, अंकित वॉज, आप ऐसे कहीं ना कहीं बना रहे थे, अंकित वॉज व्हाट हेल्प्ड बाय, हम सभी लिखेंगे बाय। अब बाय में आप क्या लिखोगे, बाय में आप सभी को क्या लिखना है, कहीं ना कहीं ये जो है सब्जेक्ट सी है, तो यदि सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हम लोगों ने लिखना सीखा था। तो क्या होता है सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो ये कहीं ना कहीं एज अ लर्नर आप अगर सीख रहे हो तो ये बस बना हुआ है, इसका मतलब ये आप नहीं कहोगे कि यही इसका पैसिव हो गया, इजंट इट। तो आप यहाँ क्या कहोगे, ये अगर आप लर्नर हैं, हम सभी लर्नर हैं और आराम से सीख रहे हैं, तो इसलिए ये बस बना हुआ है। तो हमने ये सिखाया था कि अगर आप जहाँ पे ये जो हर लिख रहे हो, हर किस लिए आप लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास सी सब्जेक्ट है, तो आप इसी फॉर्म में जब समझोगे कि सी के स्थान पर भी यहाँ पर हु है, तो आप सभी को क्या करना है, इसी हु को फॉलो करते हुए, इसी हु को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे हु के लिए हुम लिखोगे एज ऑब्जेक्टिव। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, हम सभी को क्या करना है, ये जो हु आपके पास है, ठीक है, हु का ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है, क्या लिखना है, हुम। आप क्या लिखोगे, हुम। ऐसे हम लोगों ने बनाना सीखा था। अब एक और चीज, हाँ, ये आपका हो गया सेंटेंस, आप इसे सुधार कर इस तरह से लिखेंगे तो ये चीजें सही होंगी जैसा ऑप्शंस में आते। आपको क्या लिखना होगा, बाय होम, आपने बाय होम को आगे कर दिया, ठीक है, ये बाय होम उठ के आगे आ गया, आगे आपको क्या लिखना था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको लिखना था सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे अंकित है तो अंकित को भी यहाँ पे रखना होगा। इसके बाद हम सभी को मेन वर्ब का, यानी जो ये मेन वर्ब हेल्प करने का है, ये जो मेन वर्ब हेल्प करने का आपके पास है, इसे हम सभी को लिखना था बहुत ही ध्यान से। यानी ये जो हेल्प लिखा हुआ है आप यहाँ पे हेल्प लिखोगे तो ये सेंटेंसेज आपके सही होंगे, तो ये सेंटेंसेज आपके सही होंगे। आते हैं हम सभी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और देखते हैं। आप सभी को लग रहा हो कि आप कहीं ना कहीं 2-3 सेंटेंसेज बना रहे हो, इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं, ठीक है।
आप सभी को लग रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं 2-3 सेंटेंसेस को बना रहे हो, तो इन सारे का मतलब है क्या। देखिए ध्यान से, हम सभी इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लिख के समझेंगे कि आखिर कैसे हम सभी को डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, यदि हम सभी इसे डायरेक्ट बनाना सीखे तो क्या सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन हम सभी को लिखना है, क्वेश्चन हम सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखेंगे कि हु हेल्प्ड अंकित। पहले क्वेश्चन को लिखिए, पहले क्वेश्चन को लिखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, फिर आपसे ये क्वेश्चंस भी बनेंगे। आप लिखे यहाँ पे हु, आपने लिखा हु हेल्प्ड अंकित, हु हेल्प्ड हेल्प्ड अंकित, हु हेल्प्ड अंकित, हु हेल्प्ड अंकित। ये है आपके पास बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आपको इसे सॉल्व करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे क्या करोगे, हु हेल्प्ड अंकित। तो यदि आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम सभी को कैसे बनाना है, आप यहाँ तक सीखे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट बनाना आ गया होगा। तो आप ध्यान से देखिए, क्या हम सभी को लिखना था, पहले हमने लिखा बाय होम। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बाय ही प्रीपोजिशन आए, जैसा आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा है। जैसे आपने देखा कि नो हमेशा अपने बाद टू लेता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने बाद कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन चेंज करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बाय आए। ओके, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हम सभी को पहले क्या लिखना था, बाय होम, आपने लिख दिया। उसके बाद आप सभी को क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आप हेल्पिंग वर्ब को उठाओगे, यानी यदि ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसिव बनाने के लिए हम सभी पास्ट फॉर्म वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप सभी को याद होगा। तो हम सभी क्या करेंगे, बाय होम के बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब को लिखा। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट कि विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो आप क्या लिखोगे कि भैया इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे पास अंकित है, ये जो अंकित महाराज है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने इसे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे रखना था। तो आप क्या करोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आराम से लिखिए, यानी हेल्प्ड। आपको लिखना है हेल्प्ड, और क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आपने हु से क्वेश्चन को शुरुआत किया है, तो आपको पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सेंटेंसेस बन गई। एक ये क्वेश्चन हुआ था, यानी एक क्वेश्चन आया था SIPO में जो भी है, तो वहां पे ये क्वेश्चन था, ये क्या लिखा हुआ था, ये ऑप्शंस ही नहीं दिए हुए थे। आपने इसे सही बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये ऑप्शंस ही नहीं दिए हुए थे। और ऑप्शन कैसे दिए हुए थे सो देखेंगे आप ध्यान से। लिखा हुआ था हु was अंकित हेल्प्ड बाय, अंकित हेल्प्ड बाय, अंकित हेल्प्ड बाय। और कहीं ना कहीं जो SSC का क्वेश्चन आया था उस बार का, और उसमें जो आंसर बताए गए थे यही बताए गए थे, क्योंकि सॉरी बाय होम नहीं, हु। अब देखिए, आप कहोगे कि ये कैसे सही हो गया, तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए कि कैसे ऑप्शंस को चेंज करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये क्या है बाय, बहुत सारे लाइनें खींचे हुए तो आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है बाय, आपने कहा कि ठीक है ये तो बाय आपने लिखा है। बाय कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, लेकिन इस जो ये कहानी है इसमें क्या हमने किया है कि सीधा हमने हु को लिखा है, हु को सीधा उतार दिया और लास्ट में हमने बाय को रखा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे कि ये हु इसलिए हम लोगों ने लिखा है क्योंकि अगर हमने यहाँ पे हुम लिखा तो इसे क्या चाहिए, कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए। तो हम सभी सीधा क्या लिखेंगे, हु वाज अंकित हेल्प्ड बाय। तो ऐसे भी कहीं कहीं सेंटेंस दिए हुए रहते तो ये भी आपके लिए सही ही साबित होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स दिए भी है SSC ने पहले भी। ठीक है, तो आगे देखिए, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, यानी आप मेनली इस पे फोकस करेंगे, इस पे। यदि ऐसे दिया हुआ तो आप आराम से बना सकते, सिर्फ यहाँ हु को रखेंगे और लास्ट में बाय को लेके चले जाना है। ठीक है, आगे आइए। ये एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हु अटैक्ड इंडिया इन 1857। तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप यदि हु को लेकर चिंतित हैं कि हु नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट को ही चेंज कर दीजिए। लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, तो हम लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं डायरेक्ट। कैसे बनाएंगे, हम सीधा हम सभी लिखेंगे बाय होम,
बाय whom attacked by, नो, बाय whom was, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो हम सभी को was पहले लाना होगा। बाय whom was attacked, by whom was attacked, by whom was attacked, नॉट डायरेक्ट अटैक, आपको इसे भी तो लाना था, यानी सब्जेक्ट भी आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे बाय हुम इंडिया, बाय हुम वाज इंडिया अटैक्ड, आपको लिखना होगा बाय हुम वाज इंडिया अटैक्ड, इंडिया अटैक्ड, यानी सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय हुम वाज इंडिया अटैक्ड, और इसके बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है आप उसे रख दीजिए, यानी आपके पास इन 1857 है तो आप सीधा वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। बाय हुम वाज इंडिया अटैक्ड इन 1857, 1857 का विद्रोह के बारे में पूछ रहा है कि किसने विद्रोह किया था। तो ये है आपके पास क्वेश्चंस, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। तो आइए हम सभी आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी अनदर कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए, आपके पास कॉन्सेप्ट कहता है पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन व्हाट, लेटेस्ट, यानी वेट करेंगे। तो अभी जो हम सभी को क्या समझना है कि पैसिव वॉइस यानी लेटेस्ट स्टार्टिंग में होना चाहिए, यानी आपका कि सब्जेक्ट या स्थान पे लेटेस्ट होना चाहिए। अगर लेटेस्ट से चीजें हम सभी को दिया हुआ हो, यानी जो सेंटेंस दिए हुए लेटेस्ट से स्टार्ट हो, तो हम सभी उसका कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इन चीजों को बहुत ही ध्यान से हम सभी अभी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी 2-4 और हैं। इसके बाद एक क्लासेस और होंगी, इसके बाद हम सही पढ़ेंगे, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो लगभग कहीं ना कहीं PYQ में आ चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम सभी करेंगे। Yes. हाँ, तो ध्यान से देखेंगे कि हम सभी को चर्चा करना है कि ऐसे पैसिव वॉइस हम सभी को बनाना है जो कहीं ना कहीं लेटेस्ट से स्टार्ट हो सेंटेंसेस। ध्यान से देखेंगे, इसे हम लोग चार्ट से भी समझेंगे ध्यान से। तो आप बस अभी देखिए इन स्ट्रक्चर को कि कैसे लिखा हुआ आपके पास मिलेंगे, ठीक है। तो पहले आपके पास लेटेस्ट होगा, आपने कहा ठीक है। इसके बाद आपके पास V1 होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, बहुत ही ध्यान से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यदि हम सभी को इसका पैसिव बनाना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हम सभी को क्या करना होगा, आप सीधा वहां पे लिखोगे इट इज सजेस्टेड दैट, आपका यहां तक पूरा कॉपी होगा, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट, इसके बाद आपको वी भी लगाना है, शुड भी लगाना है, फिर ये जो पी लिखा हुआ ये पी नहीं बी है, यानी बेस फॉर्म, यानी वर्ब का बेस फॉर्म आप लिखोगे, यानी V1 आपको रखना है, प्लस में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यानी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं तो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी को समझ में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या 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 लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, आपके पास है लेटेस्ट प्ले, आपके पास दिया हुआ है लेटेस्ट प्ले, तो क्या होना चाहिए, देखेंगे ध्यान से। आप इसका बनाइए बहुत ही अच्छे से। तो हम सभी को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड टू, it is suggested that, it is suggested that, it is suggested that what, we should, it is suggested that we should को भी रखना है आपको, we should what, we should to, ये क्या लिखा हुआ, प्ले लिखा हुआ है, तो हम सभी को सीधा लिखना है वी शुड प्ले, वी शुड प्ले।
तो हम सभी जो इसे बना रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इट इज सजेस्टेड दैट हमने लिखा, ओके, वी शुड, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट अगर कुछ हो, तो जैसे लिखा हुआ था कि लेट अस प्ले इन दिस ग्राउंड, तो आप जो दिस ग्राउंड है ये कहीं ना कहीं आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से पुट ऑन कर सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था ही नहीं सिर्फ, ठीक है। तो आगे आइए, फिर से देखेंगे क्या है आपके पास क्वेश्चन, लेट अस डांस। तो आपको कैसे करना है, इसे लिखिए अपने अपने कॉपी में, अपने अपने कॉपी में लिखिए, बिना लिखे आपको चीजें समझ में आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको लिखना होगा, आप क्या लिखोगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड व्हाट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वी शुड डांस। आप सीधा लिखोगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। ये आपके पैसिव बन गए ऐसे सेंटेंसेस का जिसमें लेटेस्ट से स्टार्ट हो, यानी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं लेटेस्ट हो, ठीक है। आइए आज हम लोग और कुछ एक दो एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। आपके पास 3 और एग्जाम्पल है, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए। लेट अस वर्क टुगेदर, तो आपको कैसे बनाना, इट इज सजेस्टेड दैट, आप ध्यान से लिखोगे इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट that we should what, we should work together, हम सभी को साथ में काम करना चाहिए, अगर शुड लगाएंगे तो ही चाहिए बोलेंगे, वर्क टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है, लेट अस सेलिब्रेट दिवाली, तो आपको क्या लिखना चाहिए, इट इज सजेस्टेड दैट, प्लेस कम होने के कारण मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, it is suggested that we should, it is suggested that we should what, we should celebrate Diwali, we should celebrate Diwali। आप एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ध्यान से, लेट अस गो ऑन अ पिकनिक, तो आपको इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसानी से बना लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप क्या लिखोगे, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट it is suggested that we should go on a picnic, आपको पूरा यहां से लिखना होगा, go on a picnic, go on a picnic। आगे देखेंगे, आगे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिए इस रूल को, क्या लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन देयर। आपको जब भी आप इंट्रोडक्शन की क्लासेस कर रहे थे, यानी आप इस क्लास में, यानी जो मैं पढ़ा रही थी उसमें आप क्या देखे थे कि हम लोगों ने जब भी इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा था कि कभी भी आपके पास देयर स्टार्टिंग में रहे तो उसे ट्रीट करते एज अ डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। और जहां पे ये डमी सब्जेक्ट के एक एज अ डमी सब्जेक्ट ये काम करता है, तो आपको क्या करना होता था उस टाइम कि आप जो वर्ब उसमें लगा रहे हो, यानी हेल्पिंग वर्ब,
वो देयर के बाद वाले सब्जेक्ट देयर के बाद वाले जो भी वर्ड दिए हुए यानी एज अ ऑब्जेक्ट दिए हुए अकॉर्डिंग टू दैट आप लगाते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका यहाँ पे जरूरी नहीं था लेकिन देयर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लियर दिस टॉपिक। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा कि देयर इज अ पेन, तो आप क्या कहोगे कि ये जो इज आपके पास आया है आप किसके अकॉर्डिंग लगाए? कहीं ना कहीं इस पेन के अकॉर्डिंग, कि ये पेन जो है ये सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इज हेल्पिंग वर्ब। आगे हम सभी एक और बेहतरीन एग्जांपल से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। देयर आर व्हाट 10 गर्ल्स, हमने लिखा देयर आर 10 गर्ल्स, देयर आर 10 गर्ल्स। तो आप कहोगे कि आप यहाँ पे आर क्यों लगा रहे हैं? क्या हम सभी देयर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? कहेंगे नहीं, देयर यहाँ पे एज अ डमी सब्जेक्ट काम कर रहा है, देयर यहाँ पे एज अ डमी सब्जेक्ट काम कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार कहीं ना कहीं हम सभी क्या कर रहे हैं, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये देयर है कहीं ना कहीं एज अ डमी वर्ड है। डमी वर्ड मतलब जिसका कोई मतलब ना हो, बस ये सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप इसे कह सकते हो दिस इज व्हाट डमी वर्ड। आगे आइए, यानी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसका आखिर एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, यानी जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है कैसे हम सभी को दिए होंगे और कैसे हम सभी को इसका पास्ट भी बनाना होगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आप जब भी इसका एक्टिव देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले देयर होगा आपके पास, उसके बाद जैसे हर एक सेंटेंस में आफ्टर सब्जेक्ट हमेशा वर्ब आता है, तो इसी तरह इसमें भी वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे। ध्यान से देखिए, देयर है, इसके बाद वर्ब होगा आपके पास और इसके बाद सब्जेक्ट होगा। हमने जैसे ही अभी देखा कि कहीं ना कहीं देयर इज अ पेन हमने लिखा है, तो ये देयर एज अ डमी वर्ड आया है, isn't it? अगर ये डमी वर्ड ऐसा आया है तो आप जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो कहीं ना कहीं इस वर्ड के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, तो इसी वर्ड को इन्होंने क्या माना है कि आपके पास यही है सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो चीजें आ रही हैं इसे सब्जेक्ट माना है। तो जैसे हम लोगों ने भी इसी बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस को लिखा है। जैसे आपने लिखा कि देयर आर 10 गर्ल्स, तो आप यहाँ पे जो आर यूज कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे आर यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू विच वर्ड, तो आप इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप इसी को सब्जेक्ट मान रहे हो। क्या मान रहे हो? दिस इज सब्जेक्ट हियर। तो आपको इसी तरह ही फ्रेमिंग आपको मिलेंगे इसमें। देखिए ध्यान से कैसे मिलेंगे एक्टिव वॉइस में। पहले देयर रहेगा, आपने कहा ठीक है, उसके बाद वर्ब रहेंगे, उसके बाद यानी वर्ब के बाद आपके पास सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव मीन्स होता है 2 + V1। ठीक है, इन्फिनिटिव मीन्स क्या होता है? 2 + V1, जैसा हम लोगों ने भी इसे समझा है पहले वाली क्लास में भी। तो इन्फिनिटिव मीन्स व्हाट? 2 + V1 कुछ लिखा हुआ रहेगा, यानी वर्ब का वन फॉर्म, यानी वर्ब का बेस फॉर्म आप सभी के पास रहेगा। तो अब आप देखिए कि कैसे इसका पैसिव हम सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? आपको इस डमी वर्ड को जैसे का तैसे वहां पे नीचे भी बैठा देना है, पैसिव वॉइस में आपने इसे बैठा दिया। उसके बाद आपके पास वर्ब होंगे, उसके बाद वर्ब के बाद जो आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं यू हैव टू राइट दैट। जैसे हमने लिखा देयर इज अ पेन, तो आप लिख दिए, तो आपको सीधा इसी तरह लिखना है कि देयर है तो देयर आपने लिखा, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया। इसके बाद आपके पास ऐसे सब्जेक्ट होंगे, जैसे इस सेंटेंस में हमारे पास पेन क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसके बाद जैसे हम सभी ने अभी दो कॉन्सेप्ट को देखा कि एक कॉन्सेप्ट था अबाउट टू, एक कॉन्सेप्ट था गोइंग टू। आपने इन दोनों में देखा कि कहीं ना कहीं सारी चीजें हम सभी वहां पे रिपीट कर रहे थे, लेकिन हम सभी जो खेल खेल रहे थे यानी जिसको सुधारना था वो क्या था? इन्फिनिटी +2 को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे थे। तो यू हैव टू डू सेम थिंग, सेम वर्क हियर। आपको सेम काम यहाँ करना है कि क्या करना है? आप यहाँ तक सेम लिखोगे, आपको यहाँ तक सेम लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो इन्फिनिटिव आपके पास दिए हुए रहेंगे आपको इसे चेंज करना है। आपको चेंज कैसे करना है? आप इन्फिनिटिव को क्या लिखोगे? 2 + V1 होता है, तो आप उसे लिखेंगे 2 प्लस उसके बाद बी का फॉर्म, और कभी भी 2B के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो आप सीधा थर्ड फॉर्म लिख देंगे। बात आई समझ में? अब आते हैं हम सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तो ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी और स्ट्रक्चर भी जो कह रहा है वो सब हम सभी समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से,
हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर सम बुक्स टू रीड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पैसिव बनाना है भैया, तो आप क्या करेंगे, आप पैसिव बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाइए, आप पैसिव बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए। क्या लिखा हुआ है, हमने कहा कि सबसे पहले देयर हमने लिख दिया, आपने कहा कि ठीक है, आपने देयर लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। आप लोगों ने जैसा यहाँ देखा कि आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यानी वर्ब ही लिखा है, आप इसे हेल्पिंग वर्ब ऐसा मानोगे, क्योंकि यहाँ पे आगे V1 आपका लिखा हुआ है, तो जो आगे आपके पास V1 रहेगा कहीं ना कहीं वही मेन वर्ब होगा, राइट। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, हमने भी लिख दिया आर। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस में है, तो इज एम आर का हम लोग दूसरा फॉर्मूला वहां पे यूज करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आप यहाँ पे ऐसे यूज करने लगो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि आर के बाद आईएनजी इसमें रहना चाहिए था, बट नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन लोग का ये, जैसे हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे गोइंग टू रहे, अबाउट टू रहे, अभी और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिसका कहीं ना कहीं अपना अलग ही दुनिया है, कि देयर का अलग दुनिया है, इसका बनाने का अलग सॉरी स्ट्रक्चर है हमारे पास। और जैसे हम लोगों ने अभी देखा लेटेस्ट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, लेकिन उसका पैसिव बनाने का रोल ही थोड़ा अलग होता है। जैसे आप लोग ऐसा नहीं कि जो टेंस पढ़ते आ रहे उसी के रटे रटाए अनुसार आप इसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर के बाद हम सभी को क्या लिखना होगा, कि आर लिखा हुआ है, तो हमने आर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर लिख दिया, आपने कहा ठीक है। इसके बाद हम सभी को क्या लिखना था, देयर आर यानी हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट हियर सब्जेक्ट, कि मेन सब्जेक्ट कौन सा था, तो आप मेन सब्जेक्ट को यहाँ पूरा सम बुक्स को मानोगे, किसे मानोगे, सम बुक्स को आपको लिखना होगा, सम बुक्स हो गया। आपने क्या लिखा, देयर आर सम बुक्स, उसके बाद क्या करना था हम सभी को, इज टू रीड, यानी यही है टू प्लस इंफिनिटिव, यही है इंफिनिटिव, मतलब टू प्लस V1, ये टू प्लस V1 है, आपको इसी के साथ खेलना है। आप क्या करोगे कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बी, और रीड का थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन वी हैव टू प्रोनाउंस इट इन अनदर वे, हम सभी इसे क्या कहते हैं, रेड, इसे रेड पढ़ते हैं, बट स्पेलिंग सेम होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आगे देखिए, यानी आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, ऐसा मुझे आशा है, बनाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो टाइम टू लूज, यानी समय व्यर्थ करने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप देखिए ध्यान से कैसे इसे हम सही बनाएंगे, आपको क्या लिखना है, आप कहोगे कि सबसे पहले हम देयर को रख देंगे, हमने रख दिया, उसके बाद कहोगे जो यहाँ लिखा हुआ है इसी वर्ब को यहाँ पे रिपीट कर देना, आपने ईच को सीधा लिख दिया। आपको क्या चाहिए, टाइम, सॉरी टाइम नहीं, आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास नो टाइम एज अ काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे नो टाइम सीधा लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देयर इज नो टाइम टू वॉट, टू बी, टू बी लूज का थर्ड फॉर्म होता है भैया लोस्ट, तो आप यहाँ लोस्ट लिख देंगे। ठीक है, तो आपने इससे रिलेटेड लगभग 2 क्वेश्चंस किए, और मुझे आशा है कि आपको कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं तो क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर हो रहे हैं तो थम्स अप कीजिए, कि मुझे समझ में आए कि जो मैं आप सभी को समझा रही हूँ आपको शायद कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा, तो आप थम्स अप कीजिए। ठीक है, आगे आइए, हम लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया, आगे देखते हैं अगर कुछ एग्जाम्पल्स है। हाँ, एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आप क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो मनी टू स्पेंड, तो सेम क्वेश्चन है, वहां पे बस टाइम था, यहाँ पे मनी है, तो आप ध्यान से कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, हमने देयर को देयर लिखा, आपने कहा ठीक है, देयर, उसके बाद व्हाट, देयर इज, यहाँ पे इज लिखा हुआ था, हम सभी को इज लिख देना है, आपने कहा ठीक है। देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी, there is no money what to be spent, to be, और ये जो spend है ये इसका V1 फॉर्म है, आपको इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, spent, spent। आप यहाँ लिखोगे spent,
आप यहाँ पे लिखोगे स्पेंट। ठीक है, एक एमटीएस में क्वेश्चन आया था, एरर फाइंड आउट करना था, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं ASPENT लिखा हुआ है तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका थर्ड फॉर्म है, ये है फर्स्ट फॉर्म। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। देयर वॉज नथिंग टू से, तो आप क्या करोगे कि आपको उसी तरह से सेम तरीके से बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, हम सभी को लिखना है देयर, आपने कहा ठीक है, इसके बाद जो ये आया यानी जो सब्जेक्ट आया हम सभी को सीधा सीधा लिख देना है। हमने लिखा वॉज, देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग टू बी, आप लिखेंगे टू बी, से का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे सेड। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप आगे देखते हैं, आगे आपके पास एक नया सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन अनरियल सेंटेंसेस, ऐसे कोई सेंटेंसेस होंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप में अनरियल होंगे। ठीक है, तो आप उसे कैसे करोगे, ये सीधा आपके पास ऑप्शंस है, आप ध्यान से देखिए। ओके, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। आपने देखा था कि हम लोगों ने एक बात की थी एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जब हम लोगों ने टेंस की प्रैक्टिस करना शुरुआत की थी। देखिए हम लोगों ने देखा था कि कभी भी आपके पास इट इज टाइम हो, कभी भी आपके पास इट इज टाइम हो, यानी इट इज टाइम दिया हुआ हो, आप कहेंगे ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास इट इज हाई टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, ठीक है, इट इज हाई टाइम हो, या इट इज अबाउट टाइम हो, 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 तो आप सभी क्या करते हैं, इट इज अबाउट टाइम हो, तो आप सभी इसे अनरियल मानते थे। क्या मानते थे, अनरियल, आप इसे अनरियल मानते थे, अनरियल, ये अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, तो आप वो नॉर्मल सेंटेंस में देखे थे कि कभी भी आपके पास नॉर्मल सेंटेंसेस दिए हो तो कैसे रहेंगे, हमेशा इसके बाद वर्ब फॉर्म टू हम सभी लगाते थे। देखिए ध्यान से, हम सभी को पैसिव इसका कैसे बनाना है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इट इज नाउ टाइम, तो ये कहीं ना कहीं इसी में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ लिखा हुआ इट इज नाउ टाइम, हियर इज व्हाट, इट इज अबाउट टाइम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ इट इज अबाउट टाइम, तो आपको क्या करना है, इन सारे चीजों को जैसे का तैसा बस उतार देना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इट इज नाउ टाइम, इट इज नाउ टाइम, आपको लिखना है इट इज नाउ टाइम, इट इज नाउ टाइम। अब आपको इसके साथ देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो टू प्लस इन्फिनेटिव है, सारी चीजें हम आप देख पा रहे हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव, इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारे में दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको लिखना है सीधा, इसे भी सेम बना देना है, यानी टू प्लस B1 को चेंज करना है टू प्लस B3 फॉर्म में। देखिए ध्यान से, आप यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज नाउ टाइम टू बी, इट इज नाउ टाइम टू बी read, टू बी read द what newspaper, टू बी read द न्यूज पेपर, अब क्या लिखेंगे, टू बी read द न्यूज पेपर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अपने निगाहें लगाएंगे, यहाँ पे मतलब अपने निगाहें यहाँ पे टिकाए रखें और देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम टू सेलिब्रेट होली, तो आप इसे ध्यान से बनाइए, यानी आपको सेम तरीके से यहाँ बनाना। आप यहाँ सीधा लिखोगे, सेम का सेम उतार देना है, इट इज अबाउट टाइम, आप यहाँ लिखेंगे इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, आपने लिख दिया। ठीक है, टू बी सेलिब्रेटेड,
ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे गलती बन रहा है, ध्यान से फिर आगे देखिए। आपको पैसिव इसका कैसे बनाना है, आपको ये चीजें सेम उतार देना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीजें सेम उतारेंगे, सॉरी ये चीजें आपको सेम उतारना। इट इज टाइम आपने लिख दिया, इट इज टाइम, इट इज नाउ टाइम लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज नाउ टाइम, यहाँ लिखेंगे इट इज नाउ टाइम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को आगे लाना है, यानी जो आपके पास सब्जेक्ट था, तो सॉरी आप इसे सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट है तो आप इसे पहले लाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा इट इज नाउ टाइम, फिर इसके बाद सीधा लिख देना द न्यूज पेपर। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है, द न्यूज पेपर। उसके बाद आपको टू बी रेड लिखना है, यानी थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। पहले हम सभी को सब्जेक्ट को लाना है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी यहाँ पे खेल है, ये एज अ यहाँ पे यूज होगा इट इज टाइम के बाद। ये कहीं ना कहीं अगर इसे इन सारे वर्ड को बस हम लोग जैसे का तैसा लिख रहे हैं, जैसे देयर को लिख रहे थे, तो इसे भी आप कह सकते हो कि एज अ डमी सब्जेक्ट ये काम आया है, तो एज अ सब्जेक्ट हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, हाँ कहाँ तक हम लोगों ने लिखा था कि इट इज नाउ टाइम, उसके बाद द न्यूज पेपर। आपको लिखना है द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर टू बी, अब आपको लिखना टू बी रेड, टू बी रेड। डन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, इट इज अबाउट टाइम टू सेलिब्रेट होली। तो आपको क्या करना, सीधा का सीधा इसे उतार देना। हमने कहा ठीक है, हमने लिख दिया सीधा, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम होली, होली is to be celebrated, is to be celebrated, celebrated, is to be celebrated। आपको लिखना is to be celebrated। लास्ट एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू विन द वर्ल्ड कप। तो आपको क्या लिखना है, आप सभी को लिखना है इट इज, आप सभी को लिखना है इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम द वर्ल्ड कप, इट इज टाइम द वर्ल्ड कप, इट इज टाइम द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, इट इज टाइम द वर्ल्ड कप टू बी वोन, टू बी वोन। यानी आप कहोगे कि जब भी हम सभी विन का फॉर्म लिखते हैं, यानी वर्ब फॉर्म 1 वर्ब फॉर्म 2, तो हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे। यानी आपने जब भी विन को लिखा तो विन के बाद विन वोन, सॉरी विन वोन, फिर इसके बाद विनिंग आप लिखेंगे। तो ये सारी चीजें लिखने वाली बात नहीं है, आप वर्ब फॉर्म को आपको खुद ही याद करना होगा अगर आप क्लासेस को कर रहे हैं और आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं ध्यान से, यानी दो कॉन्सेप्ट्स और हैं इसके बाद आपके पास ये क्लास में। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है हमारे पास। हम लोगों को करना है कि बेस्ड ऑन कंपल्सन, यानी ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप ऐसा फील करोगे कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि कोई काम करना ही आपको चाहिए। तो आप उस ऐसे सेंटेंसेस को कैसे आप उसका पैसिव को बनाइएगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस आपके पास क्या रहेगा, आप ध्यान से देखेंगे कि ये आपके पास स्ट्रक्चर्स रहेंगे। यानी सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा आपने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर को अभी तक देखते आए हैं, उसी तरह आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास हैज या हैव हैड भी हो सकते हैं, ठीक है। हैज हैव हैड आपके पास रहेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा, यानी ये V1 है कहीं ना कहीं, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म आपके पास रहेगा। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखिए कि कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम सभी को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है। अभी तक हम लोगों ने जितने सारे सेंटेंसेस को किया है, कहीं ना कहीं हम सभी ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे थे, एज अ सब्जेक्ट उसे हम सभी
ट्रीट कर रहे थे। तो हम सभी को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया। इसके बाद जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, इसके बाद जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब रहेंगे यानी हैज, हैव, हैड जो आपके पास है, आपको सेम का सेम रिपीट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, जो टू वर्ब फॉर्म है, तो हमने देखा कि जब भी टू प्लस V1 रहे तो उसे हम सभी एज अ इन्फिनेटिव मानते हैं कि वह इन्फिनेटिव है। तो हमने क्या देखा कि जब भी जो चीजें इन्फिनेटिव में दिया हो तो आपको क्या करना है, इसे टू प्लस V1 प्लस V3 फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको सीधा चेंज कर देना है और इसके बाद जो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा यानी बाई प्लस सब्जेक्ट, हम लोग पिछले ही सेंटेंसेस से देखते आ रहे हैं कि हम सभी लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लगा रहे, तो आप सभी को यहाँ सीधा बाई प्लस सब्जेक्ट को लिख देना है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम सभी देख रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंडियंस हैड टू अपोज द ब्रिटिशर्स, ठीक है, यानी इंडियंस को क्या करना चाहिए था, उनका विरोध करना चाहिए था जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे। तो हम सभी को क्या करना है कि सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आप इसे आगे लाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेंटेंसेस में भी चीजों को किया है, सेम उसी तरह से हम सभी को करना है। तो हम लोगों ने किया कि सबसे पहले आप इस द ब्रिटिशर्स को यहाँ पे लिखिए, आपने लिख दिया द ब्रिटिशर्स, आप यहाँ लिखेंगे द ब्रिटिशर्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि सीधा ये हैड लिखा हुआ, यानी ये जो बातें बताई गई हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनको क्या करना चाहिए था, जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे उनका विरोध करना चाहिए था। तो उस टाइम की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ आपके पास हैड लिखा हुआ है, और हैड लिखा हुआ है तो कोई भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल देख के हम लोग हैव हैज का यूज नहीं करेंगे, यू हैव टू ओनली पुट हियर हैड, सेम थिंग। तो आप यहाँ पे सीधा हैड को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दिए इसे। आगे आइए क्या करना है, द ब्रिटिशर्स हैड, उसके बाद हमने देखा था कि हैड टू, तो आपको कहीं ना कहीं अब इसके साथ खेल करना है कि इसके साथ क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ तक तो सेम लिख दिया कि आपने ऑब्जेक्ट को आगे लाया, ठीक है, फिर हम सभी को सीधा हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना था, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे ला दिया। फिर क्या करना है कि आपको टू प्लस V1 के साथ क्या करना है कि उसे बनाना है, टू के बाद बी लगाना है, बी के बाद हमेशा वर्ब फॉर्म थर्ड आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या करना होगा, टू बी अपोज्ड, आपको लिखना होगा टू बी अपोज्ड, आप यहाँ पे लिखेंगे टू बी अपोज्ड, टू बी अपोज्ड। इसके बाद बाय लगा के आप सीधा सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो बाय में आप क्या लिखेंगे, बाय इंडियंस, अब बाय में लिखेंगे कि बाय इंडियंस, बाय में सीधा लिखेंगे बाय इंडियंस, ठीक है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी आप इसका सॉल्यूशन निकालो कि क्या लिखा हुआ है, आई हैव टू इनवाइट देम। तो आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको आगे लाना है। तो यदि ऑब्जेक्टिव केस देम लिखा हुआ है तो इसका सब्जेक्टिव केस हमेशा क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए, यू हैव टू पुट हियर दे, आप यहाँ पे दे को आपने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना था, जो भी हैज हैव लिखा हुआ है आप वहां पे पुट कर दो। तो कहीं ना कहीं ये प्लूरल है। अब आप जहां भी आपके पास जो एक्टिव वॉइस में हैज हैव दिया हुआ है तो आपको वहां पे क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर ही रहेगा तो आप वहां पे हैज लिखोगे, अगर दे कहीं ना कहीं प्लूरल है तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये हैव को ही रखना होगा, ठीक है। तो क्या हम सभी को लिखना है, दे हैव, हो गया, दे हैव टू। अब टू को देखेंगे आप ध्यान से कि टू के स्थान पे यानी टू प्लस इंफिनिटी में क्या लिखा हुआ है, तो आपको करना है दे हैव टू बी इनवाइटेड, they have to be invited, they have to be invited, they have to be invited by, आई लिखा हुआ था तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हम सभी क्या लिखेंगे, they have to invited, they have to be invited by me, यानी जो ये मी है आई का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम सभी को यहाँ इसे लिख देना है। आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे, सी हैज टू वॉट रिवील द ट्रूथ। ये जो रिवील है कहीं ना कहीं आप सिनोनिम में बहुत सारे जब मैं सिनोनिम पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे वहां पे ये रिवील मीन्स होता है कि कोई चीज को दिखाना, शो करना, यानी कोई ऐसा रहस्य, यानी ट्रूथ है तो आप उसे दिखा रहे हो यानी सामने ला रहे हो, ठीक है। आगे आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सी हैज टू रिवील द ट्रूथ, तो आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, आपने ऑब्जेक्ट को ला लिया,
आप द ट्रूथ को आगे लाएंगे, आपने लिखा द ट्रूथ, आपने लिखा द ट्रूथ, यहाँ पे हैज है तो हैज ही लिखेंगे, क्योंकि द ट्रूथ है तो इसे आप एज अ सिंगुलर कंसिडर करेंगे, ना कि प्लूरल। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द ट्रूथ हैज, आपने लिखा हैज, उसके बाद टू बी रिवील्ड, यानी रिवील का थर्ड फॉर्म हम सभी को यहाँ पे पुट ऑन करना है, तो क्या लिखेंगे, टू बी रिवील्ड, टू बी रिवील्ड बाय, टू बी रिवील्ड बाय होम, बाय हर, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास हर है। तो ये यहाँ तक आपके पास 3 सेंटेंसेस थे और आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। आइए हमारे पास 2 एग्जांपल्स और है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हैड टू फॉलो द रूल्स। तो आपको क्या लिखना होगा कि पहले आप द रूल्स को इधर लाइए, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम सभी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना होता है, पैसिव वॉइस। तो हम सभी को क्या करना है, हम सभी लिखेंगे द रूल्स, हम सभी को लिखना है द रूल्स, द रूल्स हैड टू बी फॉलोड, टू बी फॉलोड, टू बी फॉलोड, टू बी फॉलोड बाय whom, टू बी फॉलोड बाय, अब दे का ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है, बहुत ही ध्यान से आप लिखेंगे देम, फॉलोड बाय देम, फॉलोड बाय देम, आपको लिखना होगा फॉलोड बाय देम, डन। आप लास्ट एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसे भी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू सबमिट द डिटेल्स, आपको डिटेल्स को सबमिट करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये सॉरी कंपल्सन का हम लोग सेंटेंसेस को देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हैव टू हैज टू मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यही ऐसे वर्ब है जो फोर्स करने का, इसमें ये जताते हैं कि आपको फोर्स किया जा रहा है। जैसे आपको कोई काम करना है तो आप कैसे लिखते हैं, आई हैव टू वर्क दिस, आई हैव टू डू दिस, तो आप कहीं ना कहीं आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो आप इसे क्या करोगे, आप इसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से पैसिव बनाइए। आप कैसे बनाएंगे, आपको सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाना है और सब्जेक्ट के स्थान पे रख देना है, आपको ऑब्जेक्ट को उठाना है और सब्जेक्ट के स्थान पे रख देना है। तो आप क्या लिखेंगे, द डिटेल्स, आपको लिखना है द डिटेल्स, द डिटेल्स, ठीक है। अब द डिटेल्स कहीं ना कहीं एज अ प्लूरल है, क्योंकि डिटेल्स लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे हैज सॉरी हैव ही रहने दोगे, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे द डिटेल्स हैव टू बी व्हाट, टू बी सबमिटेड, टू बी सबमिटेड, यानी सबमिट का थर्ड फॉर्म होता है सबमिटेड, तो आपको लिखना होगा टू बी सबमिटेड, सबमिटेड बाय होम। तो हम सभी जो ये बी लिखा हुआ है, बी का क्या लिखते हैं, बी का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा हमेशा हमारे पास अस होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग जो भी पैसिव बनाएंगे, अब हम सभी जो भी पैसिव बनाएंगे वो बेस्ट होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में। आपने इंपेरेटिव सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से देखा था, तो आप देखिए हम सभी जो भी पैसिव बनाएंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस में बेस्ट होगा। यानी हम लोगों ने सबसे पहले हम सभी रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, आपने क्या पढ़ा था आप बताइए। हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आप किसी को कमांड करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, यानी आप कहीं ना कहीं एडवाइस दे रहे हो, तो आप वहां पे या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो भी वो कहाँ आता था, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आता था। तो आपको हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से पैसिव को बनाना सीखना होगा, कि जब कभी किसी सेंटेंस से ये पता चले कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसका पैसिव कैसे बनाओगे। अब जब भी आपको ये पता चले जिस सेंटेंस से कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो आपको कैसे उसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो आइए हम सभी बहुत ही स्टार्टिंग से यानी बारी बारी करके देखते हैं। इससे पहले हम सभी समझ बस लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आखिर पढ़ा भी क्या था। तो देखिए ध्यान से, तो यदि हमने अभी समझा दिया तो आपको याद आ ही गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने किस किस चीजों को देखा था। तो हमने क्या कहा कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या हो, यानी शुद्ध हिंदी में बोलना चाहें तो सीधा बोलेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें आप कहीं ना कहीं
किसी को आदेश दे रहे हो, किसी से आप अनुरोध कर रहे हो, या आप किसी को एडवाइस यानी सलाह दे रहे हो, ऐसे आपको पता चले, ऐसा आपका बोध हो, तो आप उसे सीधा कहोगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंसेज में है। तो हम सभी सीधा यहाँ लिखेंगे कि ऐसे सेंटेंस है जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या आपको कोई ऑर्डर दे रहा हो। ठीक है, आप किसी को कमांड कर रहे हो या आपको कमांड किया जा रहा है, दोनों सेम आएगा इसी में। ठीक है, कमांड यू हैव टू नेक्स्ट राइट, एडवाइस आप किसी को दे रहे हो तो ये भी इसी सेंटेंसेस में आएगा। आप सीधा लिखेंगे आगे सजेशन, इट मे बी सजेशंस आल्सो, सजेशंस, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो सो इट विल बी आल्सो इंक्लूड इन दिस सेंटेंस। आपको आगे लिखना है कि रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो हम सभी को पहले स्टार्ट करना है कि आखिर हम सभी बहुत ही आराम से देखेंगे कि आपको अगर जब ऑर्डर दिया जा रहा हो, यानी जिस सेंटेंस में किसी ऑर्डर का बोध हो, तो आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। ऑर्डर कमांड मिलनी दोनों सेम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फिर आप एडवाइस को देखेंगे बहुत ध्यान से, फिर सजेशंस को, फिर रिक्वेस्ट को भी देखेंगे। कॉपी में आप लिखे होंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं, जो यहाँ पे बताई जाती है, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कॉपी में लिखे हुए होंगे, तो आप उसे बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को सिर्फ लिखिए और खुद से बनाने की कोशिश करें, तभी आपसे PYQs बनेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड आते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन उठा लीजिए, आइदर वो आप CDS का भी उठा सकते हैं जो UPSC कहीं ना कहीं कंडक्ट कराती है, तो आप उसके भी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मैच होंगे, क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चंस को। तो आप करेंगे क्वेश्चंस को, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर जो आप पढ़ रहे हैं वो काम का पढ़ रहे हैं या नाकाम पढ़ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं PYQ को सॉल्व करना होगा, आपको उससे देखना होगा ध्यान से, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।